हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट का पेपर है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसको हम सॉल्व करेंगे। जो कि आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो 45 मार्क्स का आता है और 3 घंटे का जो है ये पेपर होता है। टाइम बिल्कुल सफिशिएंट है और ये जून 2024 का है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके ट्रू फॉल्स जो है वो 5 पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है कि अर्ली इंटरवेंशन इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन है वो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता है, मीन्स बढ़ाता नहीं है। ये क्वेश्चन जहाँ क्या है गलत है। हस्तक्षेप है वो दिव्यांगता की श्रेणी इससे बढ़ती नहीं है। यहाँ ये आंसर जो है वो गलत है। उसमें स्टेबल किया जाता है, मीन्स अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके हम जो उसके आगे आने वाले प्रभाव है उसको कम करते हैं इसमें। इसलिए ये आंसर क्या है गलत है। नेक्स्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन बी क्योर्ड विद द मेडिसिन। जो बौद्धिक दिव्यांगता को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, तो ये भी आंसर जो है वो गलत है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्या है, children with autism can have a intellectual disability also। ये आंसर यहाँ सही है, बट अगर इसी के साथ जहाँ ऑल लगा होता कि ऑल चिल्ड्रन विद ऑटिज्म कैन हैव अ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो यहाँ ये आंसर जो है वो गलत हो जाता है। इसके लिए ऑल नहीं लगा हुआ कि सभी बच्चों को नहीं होती है, क्योंकि कुछ बच्चों को ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, एसोसिएटेड डिसेबिलिटी। इसलिए हम ये सभी के लिए नहीं मान सकते। तो यहाँ ऑल नहीं लगा है, इसलिए हमने इसको सही कंसीडर किया है। पेरेंट्स रोल इज अ इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ अ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। जो पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता के लिए माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे बिल्कुल महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन अगर पेरेंट्स साथ में होंगे तो और अच्छे से जो है वो सपोर्ट के साथ, पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ बाकी जो अदर प्रोफेशनल्स है वो बच्चे की प्रोग्रेस में ज्यादा से ज्यादा जो है वो मदद कर सकेंगे। पेरेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं जहाँ। ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, सेरेब्रल पॉलिसी इज अ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये बिल्कुल सही है, जो सेरेब्रल पॉलिसी है वो नॉन प्रोग्रेसिव है, मींस वो बढ़ता नहीं है, जितना होता है उतना ही रहता है। तो ये भी आंसर यहाँ क्या है सही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 ही आपके लिए मैंडेटरी होते हैं, मींस कंपलसरी है, उसमें से कोई आपको ऑप्शन नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, एनी लॉस एट ऑर्गन लेवल इज कॉल्ड, कि अगर किसी अंग के स्तर पर हानि होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इम्पेयरमेंट कहा जाता है। अब इसके साथ डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड दिया है। नेक्स्ट हो सकता है आपको डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड पूछा जाए। अगर ऐसा पूछा जाता है कि आपके यहाँ ऑर्गन लिखा हुआ है, अगर जहाँ पूछा जाता है कि फंक्शनल रूप से, मीन्स किसी एक्टिविटी को करने में अगर किसी को बाधा आती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको डिसेबिलिटी कहते हैं। अगर किसी को कार्य करने में, मीन्स किसी काम को करने में अनेबल होना, अनेबल होना या डिफरेंटली एबल होना, जो व्यक्ति सामान्य रूप से कर सकता है वो दूसरे तरीके से कर रहा है, मीन्स उसको फंक्शनल में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां उसको क्या कहेंगे, डिसेबिलिटी। नेक्स्ट अगर हैंडीकैप्ड की अगर आपको ऑप्शन आती है, तो हैंडीकैप्ड अगर यहाँ लिखा होगा कि सोशली रूप से जो उसको कंसीडर किया जाता है, मीन्स जो डिसेबल व्यक्ति है उसको सोशल रूप से जो समाज है उसको एक नाम दे देते हैं कि ये हैंडीकैप्ड है। तो अगर सोशली जहाँ कहीं भी आपको लिखा मिलता है उसको आप हैंडीकैप्ड जो है वो लगा कर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के साथ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसी के साथ जो दूसरे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं नेक्स्ट टाइम वो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड बिगन सिटिंग विदाउट सपोर्ट एट द एज ऑफ। जो बच्चा है वो बिना सपोर्ट के बैठना जो है वो 8 मंथ तक कर देता है। यहाँ 8 मंथ नहीं थी, तो हाँ हम किसको कंसीडर करेंगे, 9 to 14 मंथ्स, मीन्स इंडिपेंडेंटली बच्चा जो है वो 9 मंथ से लेकर 14 मंथ तक बैठना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोनोप्लेजिया प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ये है सीपी की
उसके टाइप्स के अंतर्गत जो आती है कि किस प्रकार से उनको बांटा जाता है। ये अंग के आधार पर बांटा जाता है, 3 प्रकार से उसको बांटा जाता है कि किस प्रकार से उसकी सेवेरिटी किस प्रकार से है और अंग के हिसाब से किस प्रकार से। तो ये अंग के हिसाब से आपको पूछा था। सो आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो है वो बहुत सारे हैं, मोनोप्लेजिया हो गया, हेमीप्लीजिया हो गया, क्वाड्रिप्लीजिया हो गया, तो उनके सभी में आपको याद रखना है। जहाँ मोनो पूछा है, मोनो का मीन्स एक होता है, तो जहाँ इन्होंने अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स दिया था, जहाँ बोथ दिया था, बट मोनो का मीन्स ही एक होता है, तो आपको ओनली वन लिम्ब जो है वो आंसर करना है। अगर आपको यहाँ और किसी प्रकार से क्वाड्रिप्लीजिया दिया हो तो क्वाड्रिप्लीजिया फुल बॉडी पे होता है, हेमीप्लीजिया दिया हो तो वो एक साइड का पार्ट होता है। तो मीन्स इस प्रकार से आपने जो इसके टाइप्स जो है उसकी पार्ट के हिसाब से जो बांटा गया है सीपी को, उसको आपने ध्यान में रखकर जाना है। नेक्स्ट क्या है, द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ अ लिप्रोसी। जो लिप्रोसी रोग है, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, वो किस प्रकार से, सिम्टम क्या है, प्राइमरी सिम्टम उसका क्या है कि वो जो शून्यता और असंवेदनशीलता मीन्स व्यक्ति की लॉस ऑफ सेंसेशन क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो प्राइमरी सिम्टम है लिप्रोसी क्रोड का। सो इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपके टोटल 9 होते हैं। सो इसमें आपको सीपी के बारे में पूछा गया है। तो सीपी आपने इसमें से आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगर आपको इसका आंसर आता है ये वाला कि सेरेब्रल पॉलिसी नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, तो आप एक वर्ड जो है वो यहाँ से ही लिख सकते हो। मेरा कहने बताने का मतलब इस प्रकार से है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके वहां से मिलते जुलते होते हैं। सो इस प्रकार से जो सेरेब्रल पॉलिसी वो क्या है कि हमारी एक मस्तिष्क में चोट जिसको बोलते हैं, जब मस्तिष्क का लकवा उसको बोलते हैं, वो सेरेब्रल का जो मीनिंग होता है कि ब्रेन के टू टू भाग है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। सो पॉलिसी का मतलब क्या होता है, असामान्य या उसमें क्षति, मीन्स हमारे दिमाग में किसी न किसी प्रकार की जो असमानता होती है उसको सेरेब्रल पॉलिसी कहा जाता है। इस प्रकार से आप इसको बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। सो जिसकी जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। सो इसको आप ध्यान में। नेक्स्ट आपको पूछी गई थी TORCH की फुल फॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म थी टैक्सोप्लाज्मियस अदर्स एंड रूबेला साइटोमेगालो वायरस एंड हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, जो कि अफेक्ट करता था फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम मदर को। इसके कारण से हेयरिंग अम्पेयरमेंट जो है डिसेबिलिटी हो सकती है। सो नेक्स्ट आपका क्या था, ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं इसमें, मीन्स उसमें बच्चे के अंदर दो चीजें जो होती है, एक तो वो बहुत ज्यादा उसमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी होगी, मीन्स कोई गिफ्टेडनेस होती है, और दूसरा उसके साथ ही किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी भी बच्चे के साथ जुड़ी होती है। सो उसको हम क्या कहते हैं, ट्वाइस एक्सेप्शनल, मीन्स कि एक तो उसमें गिफ्टेडनेस है कि वो एक काम क्रिएटिविटी, उसके पास इंटेलेक्चुअल बुद्धि बहुत अच्छी है। हो सकता है कि जो चीज हम 10 दिन में याद कर रहे हैं या 2 दिन लगाकर याद कर रहे हैं, वो बच्चा 5 मिनट में याद कर ले। उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत अच्छी है, बट उसी के साथ हो सकता है कि उसको किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, जैसे ADHD हो सकता है, ASD हो सकता है। तो इस प्रकार से उसके साथ अदर डिसेबिलिटी जो है वो जुड़ी होगी, उसकी मेंटली उसकी इंटेलिजेंस की के साथ जो है वो अदर डिसेबिलिटी जुड़ी है, उसको हम ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं। सो नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रीनेटल कॉज क्या है हेयरिंग अम्पेयरमेंट में। तो हेयरिंग अम्पेयरमेंट के कॉज आपको पता ही है कि जो हेरिडिटरी के कारण हो सकती है, जो जहां आपने ध्यान रखना है कि मदर को किस प्रकार की प्रॉब्लम होगी। सो मदर की ही प्रॉब्लम की मतलब जब मदर जो है वो प्रेग्नेंट है उस समय जो जो कॉज है वो हेयरिंग अम्पेयरमेंट के क्या क्या है। सो इसमें हो सकता है हेरिडिटरी किसी को प्रॉब्लम हो घर पे, उससे हो सकती है, जब मदर को उस समय पर चोट लगने के कारण हो सकती है, जब मदर बहुत ज्यादा दवाइयाँ या अल्कोहल मीन्स ऐसी चीजें करने से भी बच्चे को डिसेबिलिटी हो सकती है। जब समान रक्त मीन्स अगर सेम रक्त में शादियां की जाए तो उससे भी हेयरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है। सो इस प्रकार से आप कोई भी 2 कारण लिख सकते थे।
लिख सकोगे। इसको याद करके जाइएगा। राइट एनी टू मेरिट्स ऑफ सेंटर बेस्ड अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। सो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम आपके उस वहाँ दिए गए हैं तीन, इसमें होम बेस्ड इंटरवेंशन भी दिया गया है। सो आपका हॉस्पिटल बेस्ड इंटरवेंशन दिया गया है, कॉम्बिनेशन बेस्ड इंटरवेंशन के बच्चे का इंटरवेंशन करने के लिए अलग अलग उन्होंने टाइप्स दिए कि कहाँ कहाँ इंटरवेंशन कर सकते हैं। सो सेंटर बेस्ड मीन्स के किसी न किसी एक स्ट्रक्चर में जाकर, जब स्कूल क्या है एक सेंटर के रूप में माना जाता है, तो वहां अगर बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन होगा तो वहां क्या मेरिट है, बच्चा क्या करेगा, स्पेशल एजुकेटर से मिल पाएगा, उनको स्पेशल सोर्सेस मिल पाएंगे। सो उनका जो स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट है उनको लर्निंग को, उनकी सोशल इंटरेक्शन को प्रमोट करेगा। सो इस प्रकार से आप लिखना। नेक्स्ट क्या है, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सो आरसीआई आपको पता ही है, आरसीआई के क्या क्या काम है। सो आपको पता है आरसीआई जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है, कि वो जितने भी जो सोशल हम सभी स्टडी कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स पर्सन को जो है वो कार्य करती है, और जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन का कार्य करती है। सो इस प्रकार से आपने लिखना था। नेक्स्ट आपका क्या है, डिफाइन द ब्लाइंड एज पर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। सो जो ब्लाइंडनेस है उसको किस प्रकार से किया गया है, कि उसको आप देखोगे। सो 3 to 60 जो है हमारा क्या है, एक विजुअल एक्यूटी को माना जाता है। अगर आप इसकी फील्ड ऑफ विजन को देखें, सो वो लेसर देन 10 डिग्री होती है। सो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों को आपने कि ब्लाइंडनेस जो है आरपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग ऐसी है। सो आपको नेक्स्ट हो सकता है कि हेयरिंग अम्पेयरमेंट पूछ ले। सो हेयरिंग अम्पेयरमेंट आपने याद रख के जाना है कि 70 dB वाले जो है उसको माना जाता है कि वो हेयरिंग अम्पेयरमेंट जो है। सो नेक्स्ट आपका क्या है, राइट डाउन विद द रोल ऑफ सिबलिंग एंड डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन। सो जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या चीज, अगर दो बच्चे दिव्यांग है, घर पे सिबलिंग है, दोनों भाई बहन है, उनको इमोशनल अटैचमेंट जो है, उनको इमोशनल सपोर्ट जो है वो ज्यादा मिलती है। सो इस प्रकार से ये आपके 9 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको मैं आपको आंसर के साथ मीन्स जहां आपको दिया गया था कि किस प्रकार से हम इम्यूनाइजेशन मीन्स कि इसमें बच्चे को अलग अलग प्रकार से जो हम टीका सारणी करते हैं उसको ध्यान में देना था, कि किस प्रकार से पोलियो का इंजेक्शन कब कब लगते हैं, फिर उसके बाद में बच्चे का खसरे का टीका लगता है, जो उनको टीका सारणी जो लगवाई जाती है। जन्म के समय बच्चे को इंजेक्शन लगता है, 6 महीने के बाद, ऐसे ऐसे करके जो इंजेक्शन लगते हैं उनके बारे में आपने शेड्यूल में लिखना था। ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, की मल्टी डिसिप्लिनरी का टीम अर्ली इंटरवेंशन में, कि किस प्रकार से अर्ली इंटरवेंशन बच्चे के लिए जरूरी है और क्या क्या रोल होता है। जैसे ऑडियोलॉजिस्ट क्या करता है, बच्चे की हेयरिंग को जांच करता है, उसकी हेयरिंग एड को फिट करता है। स्पीच थेरेपिस्ट क्या करता है, बच्चे को स्पीच देता है, उसकी लैंग्वेज को बढ़ाता है, लैंग्वेज इंप्रूव करता है। फिर जो स्पेशल एजुकेटर है उनको एजुकेशन को बढ़ावा देता है। तो सभी की क्या क्या रोल है उसके बारे में लिखना था। फिर क्लासिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। सो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे की क्या क्या होती है, कि डिले उनकी लैंग्वेज होती है, बच्चा जो है ऑरली इंस्ट्रक्शन को समझने में मुश्किल होती है, उसके पास लैंग्वेज डेवलपमेंट इतना नहीं होता, लैंग्वेज वोकेबलरी जो है वो कम होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे। फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया। सो अलग अलग डिस्प्रैक्सिया, उनके टाइप्स आप कोई भी 4 लिख सकते थे। फिर सिग्निफिकेंट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, कि जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या महत्व है। नेक्स्ट जो है वो आपके बड़े क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को मैं आपको पीडीएफ में आंसर के साथ करवाऊंगी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही थी। बाकी जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आपने डिटेल में बताया है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आंसर के साथ आपको बताऊंगी कि आप कैसे आंसर को लिख सकते हो, कि ऑटिज्म क्या है, फिर ऑटिज्म की परिभाषा के बाद करेक्टरिस्टिक्स आपने क्या की क्या होती है। जैसे सोशल इंटरेक्शन नहीं हो करता बच्चा, आई कांटेक्ट नहीं करता है उसका, फिर बच्चा एक ही काम को बार बार करता है, तो उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आएगी उस बच्चे के लिए, वो चीज़ों को मैं आपको एक
कंटेंट देकर समझाऊंगी ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ इजीली। फिर कॉज कौन से क्या क्या कारण होते हैं, फिर उसको इंटरवेंशन कैसे किया जाता है। ऑटिज्म के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे पिछली बार, सो आप इसको ध्यान में रखकर जाइएगा। ऑटिज्म हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, तो इनको आप ध्यान से रीड करके जाइएगा। नेक्स्ट डेफ ब्लाइंड के बारे में पूछा था, और क्रॉस डिसेबिलिटी एंड अर्ली इंटरवेंशन के बारे में पूछा गया था। सो ये आज की हमारी वीडियो थी। थैंक यू सो मच, आप इसको अच्छे से करिएगा। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इन सभी के जो आपके 4 नंबर के और जो बड़े क्वेश्चन है 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स का, उसको हम कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच।